नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग राजस्थान की बोलियों पर अपनी चर्चा को समाप्त कर चुके हैं। बोलियों और साहित्य का भाग 7 जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसमें हम राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं पर चर्चा करेंगे। बोलियों पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है और विद्यार्थियों, अब हम लोग राजस्थान कला संस्कृति सीरीज में बोलियों और साहित्य के जब अगले भाग में चले तो मैं साहित्य की विधाओं पर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप तमाम विद्यार्थी जो मेरे साथ साथ राजस्थान की बोलियों को पढ़ रहे हैं, वो घर पर इसका रिवीजन भी करते रहे और निश्चित रूप से राजस्थान की कला और संस्कृति एक सीरीज के रूप में मैं तब तक करवाऊंगा जब तक राजस्थान की कला संस्कृति को हम पूरा नहीं कर लेते। लेकिन राजस्थान की कला संस्कृति में आप ये समझे कि ये वीडियो आपको सालों साल मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये बोलियां और साहित्य का भाग पूरा हुआ, जैसे ही 3, 4, 5 प्रकरण होंगे, पिछले वीडियोस को मैं प्राइवेट करूंगा, तो ऐसी स्थिति में आप साथ साथ पढ़े, साथ साथ याद गए। और विद्यार्थियों, बहुत जल्दी मैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की उस प्रश्नोत्तरी की विशेषता ये होगी कि वो लाइव लेके आऊंगा और लाइव जैसे ही खत्म होगा उस प्रश्नोत्तरी को YouTube चैनल से हटा दूंगा। इसलिए पहले से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, बहुत जल्दी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आ रहा हूं, लाइव प्रश्नोत्तरी, और लाइव सेशन खत्म होने के बाद उस प्रश्नोत्तरी को YouTube चैनल से मैं हटा दूंगा। तो आप जो भी विद्यार्थी अपने मित्रों को, जो रीट के अभ्यर्थी है या फिर जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, बहुत जल्दी आने वाले 5-7 दिन के अंदर, और वो प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन नहीं होगी बल्कि आपको टॉपिक पहले दे दूंगा, या फिर कॉमन भी अगर लेंगे तो 3 या 4 दिन के गैप पर एक प्रश्नोत्तरी अपन प्रारंभ करेंगे। और उस प्रश्नोत्तरी के अंदर बहुत अच्छे से मैं एजुकेशन साइकोलॉजी को समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, आज राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साहित्य की विधाएं। अक्सर विद्यार्थी इस प्रकरण को अवॉइड कर देते हैं या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन परीक्षा में कई बार इस प्रकरण पर सवाल पूछे जाते। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं की जब मैं बात करता हूं तो विद्यार्थियों, कौन कौन सी विधाएं, आपको जब मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो आपको ये पता चले कि राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं से मेरा तात्पर्य क्या है। विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं की जब मैं बात करता हूं तो आपको जानकारी हो, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाओं के अंदर जैसे आपने नाम सुना होगा ख्यात, जैसे आप सुनते हो ना मूणोत नैणसीरी ख्यात, जैसे आप सुनते हो दयाल दास राठौड़ री ख्यात या बीकानेर राठौड़ा री ख्यात, जैसे आप सुनते हो मुंडियार री ख्यात। इसी तरीके से आपको जानकारी हो विगत, जैसे आप सुनते हो मारवाड़ रा परगना री विगत, तो विगत। जैसे वात, आप सुनते हो ना वातारी फुलवारी वात, उड़ने पृथ्वीराज री बात, अमर सिंह राठौड़ री वात, तो वात भी होती है राजस्थानी साहित्य की विधा। वचनिक्का, आपने नाम सुना होगा अचलदास खींचीरी वचनिक्का, वचनिक्का भी राजस्थानी साहित्य की विधा है। इसी तरीके से वेली, जैसे आपने सुना होगा वेली किशन रुक्मणी री, राउल वेली। राजस्थानी साहित्य की विधाओं में आप सुनते हैं रास, जैसे भरत बाहुबली रास, बुद्धि रास। इसी तरीके से रास की तरह ही रासो, आपने सुना होगा हमीर रासो, संगत रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। राजस्थानी साहित्य की बहुत सारी विधाएं आपको जानकारी हो। राजस्थानी साहित्य की विधाओं के प्रकरण पर जब मैं आपको लेकर चलता हूं, अब देखिए ख्यात है, विगत है, वात है, वचनिका है, वेली है, रास है, रासो है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो जैसे प्रकाश या प्रकाश, जैसे पाबू प्रकाश साहित्य है। जैसे दवावेत का साहित्य है। जैसे मरस्या का साहित्य है। जैसे चरचरी का साहित्य है। राजस्थानी साहित्य की भरपूर विधाएं है। मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहूंगा,
चाय भी आ चुकी है, तो चाय अपने हाथ में मुझे यहाँ पर चाय फॉरवर्ड कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थियों आपको जानकारी, अब आज तो ये प्लास्टिक का ही कप है, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने जो है, हाँ, थोड़ा सा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से निवेदन है कि YouTube पे क्लास चल रही है और हमारे दर्शक देख रहे हैं, कम से कम प्लास्टिक का कप तो ना दे, और एक कप ऐसा दो जिसके ऊपर 22 का लोगो इंडिकेट जो है वो हो, तो कम से कम, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। हाँ, जरा ध्यान दे। अगर हमारे दर्शक इस बात से सहमत है तो कृपया एक थम्स अप कर दीजिए कि बिल्कुल सही। विद्यार्थियों, ये सारी साहित्य की विधाएं जो मैंने आपको बताई है, ख्यात, विगत, वात, प्रकाश, वचनिका, दवावेत, वेली, मरस्या, रास, रासो, चरचरी और ऐसी और भी विधाएं हैं। विद्यार्थियों, मैं इन्हीं विधाओं पर आज की क्लास में अपनी बात को प्रारंभ करने वाला हूं, एक एक करके, और हम तमाम मुद्दों के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हम लोग राजस्थानी साहित्य की विधाओं पर जब बात करें तो सबसे पहले मैं जिस विधा की चर्चा कर रहा हूं विद्यार्थियों, ख्यात। कौन सी विधा है? ख्यात। जरा ध्यान दें, पहली विधा के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूं ख्यात। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से मैं आपको याद कराऊंगा। ख्यात, ख्यात शब्द किससे बना है? ख्याति से। ख्यात शब्द किससे बना है? ख्याति से। विद्यार्थियों ध्यान दें, ख्यात शब्द बना है ख्याति से, और ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रशंसा। ख्याति का मतलब आपकी उपलब्धियां, आपकी प्रशंसा, आपका यशोगान, उसको हम लोग कहते हैं ख्याति। जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ख्यात। ख्यात शब्द किससे बना है? ख्याति से। या यूं कहूं कि ख्याति शब्द किससे बना है? ख्यात से। और ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ख्याति का मतलब उपलब्धियां आपकी क्या है कि भाई फलाने आदमी की इतनी ख्याति है, मतलब वो इतना उपलब्धियां अर्जित कर चुका है, इतनी अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, उसकी इतनी प्रशंसा इस जगत में होती है, उसका इतना यशोगान इस जगत में होता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात ख्यात की करता हूं, हमारे ऐसे इतिहास परक ग्रंथ, ध्यान देना, ऐसे इतिहास परक ग्रंथ, जरा जानकारी हो, हमारे ऐसे इतिहास परक ग्रंथ जिसमें किसी राजा महाराजा, विद्यार्थियों ध्यान दें, हमारे ऐसे इतिहास परक ग्रंथ जिसमें किसी राजा महाराजा या उसके वंश की प्रसिद्धि का यशोगान गाया जाता था, यशोगान लिखा जाता था। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ऐसे ग्रंथों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ग्रंथों को हम लोग ख्यात कहते हैं। वापस सुनना, मैंने यहां पर आपको बताया ख्यात शब्द। ख्यात शब्द किससे बना है? ख्याति से। और ख्याति का मतलब प्रशंसा, उपलब्धि, यशोगान। कोई व्यक्ति की ख्याति कितनी है, मतलब उसने कितनी उपलब्धियां अर्जित की है, उसका यशोगान, उसकी प्रशस्ति, उसकी प्रशंसा। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ख्यात साहित्य में ऐसे इतिहास परक ग्रंथों का अध्ययन होता है, या ऐसे इतिहास परक ग्रंथों को हम ख्यात कहते हैं जिसमें किसी राजा महाराजा या उसके वंश की, किसी राजा महाराजा या उसके वंश की प्रसिद्धि का यशोगान किया जाता था। और या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कोई राजा महाराजा अपने किसी दरबारी से अपनी या अपने वंश की यशोगाथा, प्रसिद्धि, प्रशंसा लिखाया करते थे। आपको ध्यान हो, ज्यादातर जो साहित्य और इतिहास है, राजा महाराजा अपने दरबारियों से कहते थे कि हमारी प्रशंसा लिख, और दरबारी भी राजा महाराजा को चढ़ा के रखते थे। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा को जब दरबारी चढ़ा के रखेंगे तो राजा महाराजा मन ही मन में क्या फूल कर कुप्पा हो जाए, और चांदी की 100 असरफिया,
सोने की असरफिया, हीरे जवाहरात, ए जमीन जायदाद ओ पछे हुए दरबारियों ने मिलती। तो विद्यार्थियों, चमचागिरी केवल आज की तारीख में नहीं, चमचागिरी राजघरानों में भी होती थी। और राजा महाराजा अपनी वंशावली लिखवाया करते थे, अपनी प्रसिद्धि लिखवाया करते थे, अपनी यशोगाथा लिखवाया करते थे अपने दरबारियों से। और विद्यार्थियों, ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? ख्यात साहित्य। देखिए, हर जो मैं विधा बता रहा हूं ना, उससे संबंधित शब्द को लो, आपको मतलब पता चल जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिया ख्यात, अब परीक्षा के अंदर इसमें अगर इसकी विशेषता पूछेंगे तो यह आ गया कि ऐसे इतिहास परक ग्रंथ जिसमें राजा महाराजा अपने दरबारियों से अपने वंश की ख्याति, उपलब्धियां, प्रशंसा, यशोगान लिखाया करते थे, ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ख्यात साहित्य कहते हैं। और जब मैं ख्यात साहित्य की बात करता हूं, मुझे 2-3 उदाहरण याद आते हैं विद्यार्थियों। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ख्यात आपको ध्यान हो, मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात, आपको जानकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण ख्यात के रूप में मैं बात कर रहा हूं मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसी जोधपुर के निवासी थे। मुहणोत नैणसी और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी थे। आपको जानकारी हो, मुहणोत नैणसी का जिक्र जब मैं करता हूं, कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। ध्यान देना, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे मुहणोत नैणसी। और इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। और मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर कौन से राज्य का वर्णन है, कौन से राज्य की ख्याति है? तो सिंपल सी बात याद रखना है, मुहणोत नैणसीरी ख्यात में जोधपुर के राठौड़ राजघराने की ख्याति का वर्णन। देखो एक बात, अब जोधपुर के राठौड़ राजघराने की बात जब अपन करेंगे तो बीकानेर के राठौड़ों का प्रसंगवश जिक्र हो सकता है, दूसरे वंशों का प्रसंगवश जिक्र हो सकता है, लेकिन मूल रूप से सवाल कई बार यूं भी पूछा जाता है कि मुहणोत नैणसीरी ख्यात में कौन से वंश की प्रसिद्धि का वर्णन है? तो वो है जोधपुर के राठौड़ राजघराने की ख्याति का वर्णन है। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है, इसकी ख्याति का वर्णन मुहणोत नैणसीरी ख्यात में है। और विद्यार्थियों, मुहणोत नैणसी वैसे तो ऐसा कहते हैं कि महाजन समुदाय से थे, ऐसे कि इनके पास कोई कमी नहीं थी, मगर आप गहराई में मैं आगे भी बताऊंगा आपको, मुहणोत नैणसी के ऊपर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी थे, मगर मुहणोत नैणसी इनके ऊपर गबन का आरोप लगा था। और तब इन्होंने कहा था कि मेरे पे गबन का आरोप लगा पर मैंने गबन किया नहीं, आप मुझे दंड दे दो। इनको ये यहां तक कहा गया कि आप गबन का पैसा भर लो, पैसे की कोई कमी नहीं, ये चाहते तो भर लेते, मगर इन्होंने कहा कि अगर मैं गबन का पैसा भरता हूं तो इसका मतलब तो यही है कि गबन मैंने किया, मुझे कोई सजा दो स्वीकार है, लेकिन मैं पैसा तो नहीं भरूंगा क्योंकि वो अपराध मैंने किया ही नहीं। ऐसे थे मुहणोत नैणसी। अपने भाई सुंदरदास के साथ में जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी इन्होंने, सुसाइड कर लिया था। जैसे आज की तारीख में एक सुसाइड केस बहुत चर्चा के अंदर है, भारत के हर मीडिया चैनल की बड़ी हेडलाइन है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मुहणोत नैणसीरी ख्यात जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम के दरबारी मुहणोत नैणसी ने यह ग्रंथ लिखा। और मुहणोत नैणसीरी ख्यात में कौन से घराने का वर्णन है? जोधपुर के राठौड़ राजघराने का वर्णन है। विद्यार्थियों ध्यान दें, आप देखिए इस ग्रंथ में जैसे नाम आया ना मुहणोत नैणसीरी ख्यात, इसका मतलब ये कैसा साहित्य है? ये ख्यात साहित्य है। और ख्यात साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली चीज, मुहणोत नैणसीरी ख्यात में जोधपुर के राठौड़ वंश का वर्णन, इसका मतलब हिस्टोरिकल ग्रंथ, तो हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल आपको जानकारी हो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास परक ग्रंथ है, लेकिन इसमें जोधपुर के राठौड़ राजघराने की उपलब्धियों का वर्णन है, उनका यशोगान है, इसलिए उनकी ख्याति का वर्णन है,
इसलिए इस ग्रंथ को हम कहते हैं मूणोत नैणसीरी ख्यात। विद्यार्थियों, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, मूणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जब मैं मूणोत नैणसीरी ख्यात के ऊपर चर्चा करता हूं, जब मैं मूणोत नैणसीरी ख्यात के ऊपर चर्चा करता हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मूणोत नैणसीरी ख्यात पर जब मैं चर्चा करता हूं तो जोधपुर के राठौड़ राजघराने की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रसंगवश बीकानेर का राठौड़ घराना आ जाए तो अलग बात है, मगर मूल रूप से जोधपुर का राठौड़ राजघराना, वो मूणोत नैणसी जिसने गबन के आरोप को स्वीकार नहीं किया और जिसने जेल में आत्महत्या कर ली, ऐसा मूणोत नैणसी। हम आने वाले जो साहित्य का अपना प्रकरण चल रहा है इसमें मूणोत नैणसी पर मैं फिर आऊंगा, एक बार आपको जानकारी हो, जब तक आपको याद नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं, आपको जानकारी हो। मूणोत नैणसीरी ख्यात की तरह ही एक आता है दयालदासरी ख्यात, या जिसको कहते हैं बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। दयालदास नाम सुना है? दयालदासरी ख्यात, बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबारी दयालदासरी ख्यात, और या फिर इस ग्रंथ को कहते हैं बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। नाम से स्पष्ट है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। जरा ध्यान दे, दयालदासरी ख्यात और या फिर जिसको कहते हैं बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। अब आप जरा गौर करिए, लेखक कौन? दयालदास। लेखक दयालदास लेखक दयालदास है, लेकिन ग्रंथ का दूसरा नाम आप देखो ना, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। इसका मतलब दयालदासरी ख्यात कह दो या बीकानेर राठौड़ारी ख्यात कह दो। अगर सवाल आता है दयालदासरी ख्यात में कौन से घराने की ख्याति का वर्णन है, तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर के राठौड़ राजघराने का। और अगर सवाल आता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी, तो उत्तर हो जाएगा दयालदास। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखी दयालदास ने, और सवाल आ गया दयालदासरी ख्यात में कौन से घराने की ख्याति का वर्णन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर के राठौड़ राजघराने का वर्णन है। विद्यार्थियों, मूणोत नैणसीरी ख्यात मूणोत नैणसी ने लिखी, जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है। दयालदासरी ख्यात बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में बीकानेर के राठौड़ राजघराने का वर्णन है। लेकिन एक बात समझना, अब बीकानेर के राठौड़ राजघराने का वर्णन जब करेंगे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, राजस्थान का अगर राजपूत इतिहास पढ़ा है तो बीकानेर के राठौड़ राजघराने के संस्थापक कौन थे बताइए? बीकानेर के राठौड़ राजघराने के संस्थापक थे राव बीका, और राव बीका ये किसके पुत्र थे? ये जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे। ध्यान देना, जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे। कहते हैं एक बार जोधपुर के महाराजा राव जोधा जब दरबार में आए तो राव बीका अपने चाचा जी से गप्पे लड़ा रहे थे, और गप्पे लड़ाते लड़ाते हंसी ठिठोली कर रहे थे। राव जोधा जी की नजर पड़ी, उनको हंसी ठिठोली में कोई उपहास नजर आया। उन्होंने बीका से कहा, आज काको भतीज बेड़ा होएन गप्पो लड़ाओ पड़ा, काको भतीज बेड़ा होएन काना फूसी करो पड़ा, की पछे कोई किलो बसाओला थे भेड़ा होए, की पसे कोई, देखो हमारे मारवाड़ी में पछे नो पसे के, तो की पसे किलो बसाओला। बीका जी कहो कि ओ पापा जी किलो बसानो मैनो दियो है, तो हमें तो किलो बसाऊ लाइज, हमें किलो बसाऊ लाइज, पापा जी मैनो दियो है। पिताजी, आपको जानकारी हो, पिताजी ने मैना दिया है, और मैनो दियो है के थे कि काको भतीज गप्पो लड़ाओ, हमें कि किलो बसाऊला, बिल्कुल किलो बसाऊला। ओ बीका जी गया और 1465 के अंदर बीकानेर का एक गांव जांगलू, उस जांगलू के पास में राठौड़ राजघराने की नींव रख ली। विद्यार्थियों, तो जोधा जी के पुत्र बीका ने बीकानेर बसाया, तो जब बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जोधपुर के राठौड़ों का जिक्र भी ना हो। और परीक्षा में जब सवाल आवे तो जोधपुर के राठौड़ों का उल्लेख तो प्रसंगवश हुआ है, मगर मूल रूप से
दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़री ख्यात में कौन से राजघराने का वर्णन है? अपने को ध्यान रखना है, बीकानेर के राठौड़ राजघराने की ख्याति का वर्णन। एक एग्जाम्पल मुझे और दिमाग में आ रहा है, मुंडियार री ख्यात। परीक्षा में सवाल आ चुका है, मुंडियार री ख्यात। विद्यार्थियों, लेखक इसका ज्ञात नहीं है, और जहां इतिहास में ऐसे ग्रंथ मिले कि लेखक ज्ञात नहीं हो तो वहां लेखक के नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। पर विद्यार्थियों, मुंडियार री ख्यात के अंदर सवाल यह आता है कि कौन सी जगह का वर्णन है, कौन सी जगह का वर्णन है? मुंडियार री ख्यात के अंदर कौन से जगह का वर्णन है? तो आपको ध्यान रखना, मुंडियार और जोधपुर के अंदर एक जगह कौन सी है? मंडोर। कौन सी जगह है? मंडोर। तो आपको जानकारी हो, मंडोर के अंदर चाहे वो गुर्जर प्रतिहार रहे और मंडोर के अंदर चाहे वो परमार रहे, तो मंडोर के अंदर जो राज्य रहा उसके बारे में, विशेष रूप से मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और बाद वाले जो भी वंश रहे, उनकी ख्याति के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में मुंडियार री ख्यात के अंदर वर्णन मिलता है। परीक्षा में सवाल आता है, मुंडियार री ख्यात का संबंध राजस्थान की कौन सी जगह से या रियासत से है? अगर ऑप्शन में मारवाड़ आवे तो मारवाड़ सही है, अगर ऑप्शन में मंडोर आवे तो मंडोर सही है, और मंडोर और मारवाड़ दोनों ही नहीं हो तो फिर जोधपुर रियासत भी उत्तर लिख सकते हो। लेकिन मुंडियार री ख्यात में विशेष रूप से मंडोर क्षेत्र का और वहां राज करने वाले, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का भी आदि राज्य, शुरुआती राज्य कहां पे था? आपको जानकारी हो मंडोर, उसके बाद परिहार, और आपको जानकारी हो मारवाड़ के राठौड़ों को जो मंडोर मिला वो इंदा परिहारों से दहेज के अंदर मिला। तो जो मंडोर की कहानी और मंडोर की जो दास्तान है उसकी ख्याति का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है उस ग्रंथ को हम कहेंगे मुंडियार री ख्यात। विद्यार्थियों, मुझे लगता है आपको ख्यात साहित्य अब अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे हमारे विद्यार्थी कह सकते हैं, सर पूरी क्लास दिन हाल तक तो ख्यात ही को बतायो। मेरा स्टाइल यही है, और जो मेरे साथ चल सकता है वो निश्चित रूप से चलिए। मटेरियल खूब मिलेगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका कृपया करके ये मत कहना सर तेज कराओ, क्योंकि 12 साल में जो तरीका नहीं बदला वो बदलने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ख्यात साहित्य की बात करता हूं, ख्यात की रचना की बात करता हूं। ख्यात इतिहास परक ग्रंथ है, ऐसे इतिहास परक ग्रंथ है जिसमें किसी राजा की ख्याति, उसकी प्रशंसा, उसकी उपलब्धि, उसका यशोगान, और विशेष रूप से राजा महाराजा अपने किसी दरबारी से अपने वंश की प्रसिद्धि लिखाया करते थे। ऐसे साहित्य को कहते हैं ख्यात साहित्य। इसमें 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। एक मुणोत नैणसी ख्यात, जिसको लिखा था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मुणोत नैणसी ने। और मुणोत नैणसी ख्यात में कौन से घराने का वर्णन है? जोधपुर के राठौड़ घराने का वर्णन है। फिर मैंने बताया दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़री ख्यात। इस ग्रंथ के अंदर विशेष रूप से उल्लेख है बीकानेर के राठौड़ राजघराने का, और प्रसंगवश जोधपुर का उल्लेख जरूर है, क्योंकि मैंने बताया कि बीकानेर के राठौड़ राजघराने की स्थापना करने वाले राव बीका ये जोधपुर के राव जोधा जी के पुत्र थे। और तीसरा मैंने बताया मुंडियारी ख्यात, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख है मंडोर का। मंडोर के अंदर जिन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार और बाद में परिहारों ने वहां पर अधिपत्य रहा, उनके बारे में विशेष रूप से, हालांकि इस ग्रंथ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक बार परीक्षा में यह पूछा गया कि मुंडियारी ख्यात का संबंध किससे है? मंडोर के प्रतिहारों से, या मंडोर का जो भी वंश रहा है गुर्जर प्रतिहार और परमार, उस मंडोर के बारे में इस मुंडियारी ख्यात के अंदर उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य की ये पहली विधा मैंने आपसे डिस्कस की, बड़ी विस्तार से डिस्कस की, ख्यात। लेकिन ख्यात के बाद में राजस्थानी साहित्य की एक दूसरी विधा के ऊपर आ रहा हूं, और दूसरी विधा है विगत। जरा ध्यान देना, राजस्थानी साहित्य की दूसरी विधा के ऊपर मैं आ रहा हूं, और दूसरी विधा के रूप में बात कर रहा हूं राजस्थानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा विगत। अपन कहते हैं ना, विगत दिनों में हमने, पूरी दुनिया ने कोरोना के संक्रमण को झेला। विगत दिनों में, विगत मतलब पिछले दिनों में, विगत आपको जानकारी हो, विगत मतलब जो बीत चुका है।
विगत मतलब जो बीत चुका है। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं, जब भी कोई विधा याद करो, अगर उसके शब्द से उसका अर्थ निकल जाए तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, विगत मतलब पिछला, विगत का मतलब जो बीत चुका है, विगत का मतलब अतीत, विगत का मतलब भूत, भूतकाल की घटनाएं। आपको जानकारी हो, विगत का मतलब जो बीत चुका है, जो भूतकाल की घटनाएं हैं। विद्यार्थियों, अब आप कहेंगे कि विगत मतलब जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है ऐसी घटनाओं का वर्णन इसमें होता है, तो आप कहेंगे फिर ख्यात में और इसमें फर्क क्या? देखिए, दोनों के मोटिव में फर्क है, दोनों के पर्पस में फर्क है। ख्यात का मतलब ख्याति, उसका पर्पस था राजा महाराजा के द्वारा अपने वंश की वंशरो बखौण लिखाणो। राजा महाराजा अपने वंशरो बखौण लिखा था, प्रशंसा लिखा था, वो अति ख्यात। लेकिन ये ऐसे इतिहास परक, वो भी ख्यात भी इतिहास परक है क्योंकि राजा महाराजा वंशावलियां लिखाते थे, ये भी इतिहास परक ग्रंथ है, इसमें भी हिस्ट्री है। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें तथ्य है, फैक्ट है, इसमें घटनाएं अपने सही रूप में व्यक्त की जाती थी। ख्याति में तो बखौण लिखाणा हारू कदे वो कहे ने अपने मारवाड़ी में, कोई चीज न बखौण करना हारू में लूण मिर्चो भेड़ेन झाड़ माथे चढ़ाओ, तो दरबारी की करता ख्यात रे मई तो राजा महाराजा ने झाड़ माथे भी चढ़ा देता, पूरी प्रशंसा करता, पूरी बखौण करता। लेकिन विगत का मतलब है जो बीत चुका है, विगत का मतलब विद्यार्थियों जो बीत चुका है, यानी जो अतीत की घटनाएं हैं, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, और जो भूतकाल की घटनाएं हैं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, ऐसे इतिहास परक ग्रंथ जिसमें अतीत की घटनाओं का सत्यता के साथ वर्णन हो। ध्यान देना, ऐसे इतिहास परक ग्रंथ जिसमें अतीत की घटनाओं का सत्यता के साथ वर्णन हो, उनके फैक्ट क्या हुआ था, अतीत में क्या हुआ। अब अतीत में क्या हुआ, आज कोई 500 साल पछे लिखेला तो तो घटना देखी गोल, लेकिन वो अपने स्रोतों के आधार पे पुष्ट हो, चाहे शिलालेख के आधार पे, चाहे जनश्रुति में भी जो बहुत ज्यादा प्रचलित और जिसके बारे में उसको लगता है कि ये सही है, ऐसी घटनाओं को जब कोई साहित्यकार लिखता है, विद्यार्थी और साहित्य और इतिहास का रिश्ता भी बड़ा पुराना है, साहित्य और इतिहास का रिश्ता भी बड़ा पुराना है। इतिहास में साहित्य घुला हुआ है और साहित्य में इतिहास घुला हुआ है। आपको जानकारी हो, साहित्य इतिहास को लिखता है, साहित्य में इतिहास बहुत सारा लिखा गया, मगर इतिहास में साहित्य थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब इतिहास लिखते हैं तो हमें साहित्य से दूरी बनानी पड़ती है। साहित्य में तो क्या होता है, कवि तो वो लिखेगा जो सुनने वाले को बढ़िया लगे, लेकिन इतिहासकार का उद्देश्य वो लिखना नहीं है जो सुनने वाले को बढ़िया लगे। इतिहासकार का उद्देश्य है वो लिखे जो वस्तुनिष्ठ हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, जिसकी सत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। इतिहास का उद्देश्य ये होता है। ये बात अलग है कि इतिहास में भी काफी हमें मतभेद मिल जाते हैं, मगर मैंने लिखा कि जो बीत चुका है, जो अतीत है, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, और ऐसी घटनाओं का वर्णन जिन इतिहास परक ग्रंथों में किया जाता है, ऐसे इतिहास परक ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? ऐसे इतिहास परक ग्रंथों को हम विगत कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ऐसे इतिहास परक ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? ऐसे इतिहास परक ग्रंथों को हम विगत कहते हैं, जो उसमें बीती हुई घटनाओं का वर्णन किया जाए। जैसे एग्जाम्पल लेने के लिए अगर मैं एक उदाहरण लूं तो मुझे लगता है दूसरे किसी उदाहरण की आवश्यकता भी नहीं है, और हर विधा में अपने को एग्जाम्पल बहुत सारे नहीं लेने हैं। ये विधाएं जब पढ़ते हो, कोई उस विधा का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है वही याद करना है। बाद में जब साहित्यिक ग्रंथ आएंगे, धीरे धीरे मैंने कहा है कि साहित्य की तो मैं खूब सारी 10-10 मिनट की क्लिप्स बनाऊंगा ग्रंथ याद कराने के लिए, तब आपको और भी बहुत सारे ग्रंथ याद कराऊंगा। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मारवाड़ रा परगनारी विगत, अगर मैं विगत साहित्य की बात करता हूं तो इससे बढ़िया उदाहरण मुझे विगत का कोई मिलता नहीं है। और परीक्षा के अंदर सवाल बार बार है, परीक्षा में सवाल बारंबार है, बारंबार। मारवाड़ रा परगनारी विगत, इस ग्रंथ को लिखा था राजस्थान के मशहूर साहित्यकार
जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी के दरबारी, नाम है मुणोत नैन सिंह, जिनकी चर्चा मैं राजस्थान की ख्यात साहित्य में भी कर चुका हूं। मुणोत नैन सिंह ख्यात विद्यार्थियों, ये मुणोत नैन सिंह जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे, इन्होंने एक साहित्य लिखा, एक ग्रंथ लिखा इन्होंने, मारवाड़ रा परगनारी विगत। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मारवाड़ रा परगनारी विगत जब ग्रंथ का जिक्र करते हैं तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये मारवाड़ रा परगनारी विगत जो मुणोत नैन सिंह ने लिखा, विद्यार्थियों राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले सत्यता के साथ किसी ग्रंथ को लिखने की कोशिश की और राजस्थान के विशेष रूप से मारवाड़ के परगनों के इतिहास के बारे में अगर किसी ने लिखने का प्रयास राजस्थान की धरती पर किया, तो वो जोधपुर के साहित्यकार और साहित्यकार कम इतिहासकार, साहित्यकार और इतिहासकार दोनों की भूमिका में, जब वो मुणोत नैन सिंह ख्यात लिखते हैं तो साहित्य के रूप में उन्होंने प्रशंसा भी लिखी, मगर जब उन्होंने मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा तो उन्होंने ऐसा हिस्टोरिकल ग्रंथ लिखा जो आने वाले सालों साल के लिए इतिहास का एक प्रामाणिक ग्रंथ बना, प्रामाणिक ग्रंथ बना। और प्रामाणिक ग्रंथ बना इसीलिए विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इसीलिए आपको जानकारी हो, मुणोत नैन सिंह का यह ग्रंथ मारवाड़ रा परगनारी विगत, इसे राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राजपुताने का गजेटियर, इसे कहते हैं राजपुताने का गजेटियर। देखो एक गजट होता है ना, गजट मतलब राजपत्र, तो गजट की सूचना कितनी प्रामाणिक होती है। आज राज्य के या देश के राजपत्र में कोई सूचना छप गई, उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं है। वैसे ही मुणोत नैन सिंह के इस ग्रंथ मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या कहते हैं? राजपुताने का गजेटियर, क्योंकि यह अपने आप में एक प्रामाणिक स्रोत बना राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के इतिहास को बताने का। विद्यार्थियों मारवाड़ के मशहूर साहित्यकार कम इतिहासकार मुणोत नैन सिंह ने एक ग्रंथ लिखा जिसका शीर्षक था मारवाड़ रा परगनारी विगत। और चूंकि बात विगत की हुई है, विगत मतलब जो बीत चुका है, तो ऐसा इतिहास पर ग्रंथ जिसमें मारवाड़ के परगनों के बीते हुए इतिहास को सत्यता के साथ पेश करने का प्रयास किया गया। इस ग्रंथ में ख्यात में तो ख्याति का वर्णन किया, मगर इसमें मारवाड़ के परगनों के इतिहास को सत्यता के साथ बताने की कोशिश की गई। मगर एक बात कहूंगा, ये मुणोत नैन सिंह जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं, मुणोत नैन सिंह किसके दरबारी थे? ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी थे। लेकिन विद्यार्थियों राजस्थान के एक मशहूर इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद का नाम अगर सुना है, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल। अब देखो मैंने मुंशी देवी प्रसाद का जिक्र किया इसलिए इस बात को लिख दिया, बाकी मेरे हिसाब से राजपुताने का अबुल फजल कहने का कोई अर्थ बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? पूछोगे क्यों नहीं बनता? अरे राजपुताने रो अबुल फजल मुणोत नैन सिंह, तो बताओ अबुल फजल के थे तो अबुल फजल कहां का था? जब अबुल फजल ही नागौर का था और नागौर भी राजपुताने में ही है, तो राजपुताने का अबुल फजल तो खुद अबुल फजल है। राजपुताने का अबुल फजल तो खुद अबुल फजल है। अकबर का नवरत्न अबुल फजल मूल रूप से कहां का था? नागौर का ही तो था, और नागौर राजपुताने में ही तो है। तो फिर इस तुलना का मतलब क्या रहा? कोई सेंस नहीं है। हां, अगर जोधपुर का अबुल फजल कह देते और मारवाड़ का अबुल फजल कहते, नागौर ही अपने पड़ोसी है वैसे तो। लेकिन विद्यार्थियों उपमा देने वाले ने दे दी और हमारा काम राजस्थान जीके में क्या करे, कहने वाले कह के चले गए, बाकी झंझट है अपने माथे। अपने ध्यान वे कि राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद का जिक्र जब मैं करता हूं ना, इनका भी एक ग्रंथ है स्वप्न राजस्थान, कभी नहीं पढ़ा हो
मैंने आपको क्या कहा, साहित्य में आपको धीरे धीरे याद कराऊंगा, बहुत अच्छे से याद कराऊंगा धीरे धीरे। मुंशी देवी प्रसाद का एक ग्रंथ है स्वप्न राजस्थान, लेकिन वो स्वप्न राजस्थान तो दिमाग में बैठे, अगर बीच में तो बिठा दीजिएगा। लेकिन मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा? मूणोत नैणसी को। और मूणोत नैणसी कहां के थे? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी प्रथम के दरबारी, वो मूणोत नैणसी जिन पर गबन का आरोप लगा और जिन्होंने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली अपने भाई सुंदरदास के साथ। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजपुताने का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहते हैं, और राजपुताने के अबुल फजल मूणोत नैणसी ने एक किताब लिखी मारवाड़ परगनारी विगत, और जिसको कहते हैं राजपुताने रा गजेटियर, जिसको कहते हैं राजपुताने का गजेटियर। मारवाड़ परगनारी विगत, इस ग्रंथ के लेखक थे मूणोत नैणसी, और मूणोत नैणसी के इस ग्रंथ को मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगना, परगना मतलब मारवाड़ के इलाके, पुराने समय में जिलों को, इलाकों को परगना भी कहते थे। तो मारवाड़ के परगनों की विगत मतलब जो बीत चुकी हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं का वर्णन जिस साहित्य में किया गया, विद्यार्थियों उस साहित्य को हम लोग कहते हैं विगत साहित्य। क्या कहते हैं? विगत साहित्य। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो विद्यार्थियों बीच में 1 मिनट के लिए रुक के, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है लाइक और दूसरा है डिसलाइक। आप में से कुछ पॉजिटिव एनर्जी के, कुछ नेगेटिव एनर्जी के। 99% तो पॉजिटिव एनर्जी के है, बाकी 1% का मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छा है, क्योंकि देखिए जिसको डिसलाइक है वो वीडियो पे बड़ा ही क्यों रहेगा, वो तो वीडियो छोड़ देगा, अनसब्सक्राइब कर देगा। और जिसको वीडियो पसंद है वो डिसलाइक ही क्यों करेगा, वो लाइक करेगा। लेकिन फिर भी कई बार मैं देखता हूं वीडियो शुरू होता ही नहीं है, प्रीमियर किया हुआ, उसमें भी 2 डिसलाइक 3 डिसलाइक। अरे अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुआ, इसका मतलब आप वीडियो को डिसलाइक नहीं कर रहे हो, आप जितेंद्र बोहरा को डिसलाइक कर रहे हो। सही कह रहा हूं? चलिए कोई नहीं, दुनिया है, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, कई बार गलती से भी बटन दब जाता है, ये भी मैं मानता हूं। अब कई बार क्या होता है, मेरे खुद के वीडियो पर मेरे ही हाथ से डिसलाइक दब जाता है, उसमें क्या है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, चलिए लाइक और डिसलाइक की बात की है, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखिए कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि वीडियो आने वाला है। सब्सक्राइब के साथ में एक घंटी का निशान भी होगा, बेल आइकन, उस घंटी के निशान पर अगर आप क्लिक कर लेते हो, घंटी आती है ना, घंटी का निशान, अब चित्र तो मेरे से बनेगा नहीं, लेकिन घंटी के निशान पे 2 लाइनें आती है, घंटी का निशान दबा देते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपको जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें लाने वाला हूं, प्रश्नोत्तरी भी आएगी, साइकोलॉजी की अभी बहुत जल्दी जो है प्रश्नोत्तरी वो भी लाएंगे, और गणित की भी आपके रेगुलर क्विज बहुत जल्दी जो है वो गणित की प्रश्नोत्तरी, विशेष रूप से रीट एग्जाम और पटवारी एग्जाम के लिए बहुत जल्दी गणित की प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने आने वाली है, क्वेश्चन आंसर फॉरम के अंदर जाके, और उसमें टाइमर दिया जाएगा आप कितने मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करते हो, वो भी आपके सामने बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। विद्यार्थियों, अगली कड़ी में मैं राजस्थानी साहित्य की तीसरी विधा पर आ रहा हूं, और जब मैं राजस्थानी साहित्य की तीसरी विधा पर बात करता हूं तो विद्यार्थियों मैं चर्चा करता हूं वचनिका। वचनिका बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी एसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं 22 के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, इसलिए नंबर 22 होना चाहिए। चलिए आपको जानकारी हो, वचनिका की बात करता हूं। वचनिका, वचनिका, और वचनिका का जिक्र होता है तो एक वचनिका अक्सर अपने दिमाग के अंदर आती है, और वो वचनिका कौन सी है? वो वचनिका है अचलदास खींचीरी। विद्यार्थियों, वचनिका क्या है? वचनिका क्या है? वचनिका क्या है? वचनिका राजस्थानी साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। वचनिका, वचनिका, वचनिका अचलदास खींचीरी। आपको जानकारी हो, वचनिका अचलदास खींचीरी, और वचनिका जब अचलदास खींचीरी में बात करता हूं तो विद्यार्थियों वचनिका चंपू साहित्य से युक्त एक रचना है। चंपू साहित्य,
विद्यार्थियों, चंपू साहित्य का मतलब क्या है? चंपू साहित्य का मतलब क्या है? चंपू साहित्य का मतलब है गद्य प्लस पद्य, इन दोनों से मिली हुई तुकांत रचना। तुकांत रचना, तुकांत रचना, तुकांत रचना मतलब जिस वो तुकांत, तुक्का अंत, मतलब अपन कई बार ऐसी कविता बोलते हैं जिसके, देखो एक तो होता है प्रोफेशनल कवि, वो तो ढंग से कविता बनाता है, एक मेरे जैसे होते हैं जो अधकचरे कवि होते हैं, वो क्या करते हैं, कविता बनाएंगे, कविता बनाएंगे, और कविता बनाएंगे तो कविता ऐसी बनाएंगे जिसके पीछे एक जैसी ध्वनि निकले। अब उसमें कितने शब्द है, कितने अक्षर है, क्या लय, मतलब नहीं, लेकिन एक जैसी ध्वनि, एक जैसी ध्वनि निकले। जैसे आप तैयारी कर रहे हो रीट की, रीट की, रीट की करो तैयारी, चयन में आएगी आपकी बारी, तो जैसे तैयारी बारी आया ना, ऐसे तुकांत, तुकांत, रीट की करो तैयारी, चयन में आएगी आपकी बारी, ऐसे तुकांत, तुक्के से अंत, तुक्के से अंत, तुक्के से अंत। जैसे आएगा, जैसे आएगा, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब, तो खराब नवाब, तुकांत किया ना, तुकांत, तुकांत, तुक्के से अंत, तुक्के से अंत। ऐसे ही हमारे दर्शक दो दो लाइनें कोई भी तुक्के से अंत करते हुए रच रहा है। क्लास के बाद, क्लास के बीच में कमेंट मत किया करो, क्लास के बीच, देखो मेरे को कई विद्यार्थी कहते सर लाइव चैट में आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? अरे मैं रिप्लाई तो कर देता हूं, लेकिन रिप्लाई करने से मैं इसलिए बचता हूं क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करूंगा हमारे विद्यार्थी भी बार बार क्या करेंगे, कमेंट करें, अरे क्लास पढ़ो। आपको ध्यान हो मेरा, मैं हालांकि आपकी इच्छा है लाइव भी आऊंगा, लेकिन एक चीज कह रहा हूं, प्रीमियर में विद्यार्थी का समय कम खराब होता है बजाय लाइव के। लाइव में अपनी 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट तो स्टूडेंट के नाम लेने में लग जाते हैं। हालांकि अब ट्रेंड है तो मैं भी लाइव आ जाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान हो उसमें समय भी खराब होता है। यहां बिल्कुल पूरा आपको क्लास का मटेरियल देने की कोशिश करो। हालांकि मशीन तो है नहीं, थोड़ी बहुत गप्पे भी लगाएंगे। आपको जानकारी हो वचनिका क्या है? वचनिका चंपू साहित्य से युक्त है। इसमें गद्य और पद्य की मिश्रित तुकांत रचना होती है, लेकिन उस तुकांत रचना के अंदर भी जो महत्व दिया जाता है गद्य की तुलना में, वो किसको दिया जाता है? पद्य को। पद्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों, वचनिका हिंदी साहित्य के चंपू साहित्य का उदाहरण है, चंपू शैली का उदाहरण है। और जब मैं चंपू शैली की बात करता हूं तो मैं गद्य और पद्य की मिश्रित ऐसी तुकांत रचना की बात करता हूं। विद्यार्थियों, ऐसी तुकांत रचना की बात मैं करता हूं जिसमें पद्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यहां मैं एग्जाम्पल, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यहां मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, अचल दास खींचीरी वचनिका। अक्सर दिख रहे हैं ऐसे, अक्सर दिख रही है, बिल्कुल ध्यान दें, अचल दास खींचीरी वचनिका। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अचल दास खींचीरी वचनिका। और जब मैं उदाहरण अचल दास खींचीरी वचनिका का लेता हूं, विद्यार्थियों राजस्थान के किले पढ़ेंगे आगे, और राजस्थान के किले जब पढ़ेंगे तो 1423 के अंदर हुए गागरोन के पहले साके का जिक्र करूंगा। और जब मैं गागरोन के पहले साके का जिक्र करूंगा तो मैं गागरोन के राजा अचलदास खींची की बात भी करूंगा। और जब मैं अचलदास खींची की बात करूंगा तो विद्यार्थियों, अचलदास खींची वचनिका, गागरोन के पहले साके का वर्णन अचलदास खींची वचनिका में करने वाले विद्वान साहित्यकार कौन थे? शिवदास गाढ़न। देखिए, भरपूर साहित्य याद होगा। आज साहित्य की विधाओं में भी कितने ग्रंथ आपको बताए। मैं एक चीज कहता हूं, ग्रंथ को आप लाइन टू लाइन याद मत करो, जहां जिसकी चर्चा चले वैसा साहित्य याद करो, याद हो जाएंगे, हजारों साहित्य याद कर लोगे। अचलदास खींचीरी वचनिका और अचलदास खींचीरी वचनिका, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो किसने लिखा? शिवदास गाढ़न ने। और इस ग्रंथ में कौन से किले के साके का वर्णन है? इस ग्रंथ में गागरोन के पहले साके का वर्णन है। आपको जानकारी हो गागरोन के पहले साके का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर है।
अचलदास खींची वचनिका के अंदर। मैं जब दुर्ग आऊंगा तो गागरौन के पहले साके को भी बड़े डिटेल से आपको करवाऊंगा। आपको जानकारी हो, गागरौन के पहले साके का वर्णन इसके अंदर है और इसकी रचना की थी शिवदास गाढ़न ने, और यह ग्रंथ है अचलदास खींची वचनिका। विद्यार्थियों, गागरौन का किला राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है बताइए? झालावाड़ जिले में। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर राजस्थान का मशहूर जलदुर्ग गागरौन। परीक्षा में कई बार सवाल आता है गागरौन पे। आपको ध्यान हो, ये गागरौन का जो किला है ना, ये 2 नदियों के संगम पर है। ये तो आरपीएससी का तो धर्मेला रहा इस प्रश्न से। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, इन दोनों के सामेल पर, ये जो संगम जिस स्थान पर है उस स्थान को कहते हैं सामेल जी। उस सामेल जी के ऊपर, काली सिंध और आहू के संगम स्थल के ऊपर राजस्थान का एक मशहूर जल दुर्ग, और जल दुर्ग को हम ओदक दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान देना, चाहे ओदक दुर्ग कह दो और चाहे जल दुर्ग कह दो, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर राजस्थान का मशहूर ओदक दुर्ग, मशहूर जल दुर्ग, और वो जल दुर्ग कौन सा है? वो गागरौन का किला है। और गागरौन के किले में जो पहला साका हुआ विद्यार्थियों 1423 के अंदर, उस समय राजा कौन थे? अचलदास खींची। और उसी अचलदास खींची के ऊपर जो वचनिका लिखी, वो वचनिका किसने लिखी? शिवदास गाढ़न ने। वो वचनिका किसने लिखी? शिवदास गाढ़न ने। वचनिका शिवदास गाढ़न ने। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, अचलदास खींची वचनिका, और अचलदास खींची वचनिका किसने लिखी? शिवदास गाढ़न ने। शिवदास गाढ़न ने। एक बात और ध्यान दे, मैं जब वचनिका का एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक वचनिका का उदाहरण और लूंगा। अभी क्या है कि कैमरे के सामने नया नया तो अपन बीच में ही लिख देते, बाद में शुरू करेंगे तो अगले टॉपिक के बाद कि भाई शुरुआत से लिखे। तो एक पैनल पीडीएफ मैं अपने टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा, एक पैनल पीडीएफ जो है बच्चों को स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जा सके तो ज्यादा बढ़िया। मैंने सुझाव उनको दिया है, मुझे लगता है मेरे सुझाव पे अमल होगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ताकि बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे विद्यार्थी, देखो पैनल पीडीएफ से भी बेटर क्या है कि आप ईयरफोन लगा के सुनो, और मैं इतना धीरे बोलता हूं, मेरा विद्यार्थी अगर मेरे साथ साथ YouTube पर भी सुनने के साथ अगर लिखेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर लिखने की कोशिश करोगे तो अपने लिखना ही वो नहीं तो माडे के कूल लिखा हुआ है, तो YouTube है, ठीक है, कोई कौन देखे, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो, और तो की कर सको। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, वचनिका साहित्य की जब मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर एक वचनिका और आती है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। विद्यार्थियों ध्यान दें, एक वचनिका का और जिक्र कर रहा हूं, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। और इस वचनिका को किसने लिखा था? इस वचनिका को लिखा था जग्गा खिड़िया ने। जग्गा खिड़िया। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, और इस वचनिका को लिखा था जग्गा खिड़िया ने। और बताना चाहूंगा, इस वचनिका के अंदर विद्यार्थियों धर्मत के युद्ध का वर्णन है। धर्मत। इस वचनिका में कौन से युद्ध का वर्णन है? इस वचनिका के अंदर आपको जानकारी हो, इस वचनिका के अंदर धर्मत के युद्ध का वर्णन। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था ना, धर्मत का युद्ध। बहुत विस्तार से जब जोधपुर का इतिहास बताऊंगा धर्मत का युद्ध, या फिर जब मुगल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे वहां आएगा धर्मत का युद्ध। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटों में, दारा सिको, सूजा, औरंगजेब, मुराद, उनमें जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई तो एक बहादुरपुर की लड़ाई हुई, सामूगढ़ की लड़ाई हुई, धर्मत की लड़ाई हुई, दौराई की लड़ाई हुई, खजुआ की लड़ाई हुई। तो उन लड़ाइयों की चर्चा जब करेंगे तो एक युद्ध आएगा धर्मत का युद्ध। क्योंकि विद्यार्थियों, इस धर्मत के युद्ध में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी भी भाग लेने के लिए गए थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी किसकी तरफ से भाग लेने के लिए गए थे? दारा सिकों की तरफ से। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी इस युद्ध में गए थे, वही जसवंत सिंह मोणोत नैणसी वाले,
वो भाग लेने के लिए गए थे दारा सिखों की तरफ से, लेकिन लड़ाई जीत गया औरंगजेब लड़ाई जीत गया, दारा सिखों हार गया। जसवंत सिंह जी उस युद्ध से जब वापस जोधपुर के महल में आए तो इनकी जो रानी थी ना जसवंत देव, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि मेरा पति या तो युद्ध में मरकर आ सकता है और या युद्ध में जीत कर आ सकता है, हार कर और भाग कर आए वो राजपूत वीर मेरा पति तो नहीं हो सकता, और वो किले में आने का अधिकारी नहीं। बाद में फिर राजमाता ने मान मनोबल करके और समझौता कराया, और तब जसवंत सिंह जी ने कहा कि अगली बार जाऊंगा तो मैं या तो जीत के आऊंगा नहीं तो मर के आऊंगा। विद्यार्थियों, वो बातें तो अपन जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे क्योंकि साहित्य में भी इतिहास की कई घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन 1658 का जो ये धर्मत, और धर्मत कहां है एक चीज बता दूं, धर्मत है उज्जैन मध्य प्रदेश। धर्मत ये जगह कहां है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास, और उज्जैन कौन सी नदी के तट पे है, क्षिप्रा। आपको ध्यान हो, उज्जैन भारत के कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, देखिए जीके में तो कोई कमी नहीं है, जितना याद कर सको। उज्जैन कौन सी नदी के तट पे है, क्षिप्रा। अक्सर जब जोधपुर के अंदर दुर्गादास जी राठौड़ का पढ़ते हैं, वो भी तो जसवंत सिंह जी के दरबारी थे, बाद में अजीत सिंह जी की संरक्षक रहे, तो दुर्गादास जी की मौत उज्जैन में ही तो हुई, क्षिप्रा नदी के तट पे उनकी छतरी बनी हुई है। चलिए ये बातें तो और चलेगी आगे, इतिहास में ना प्रवेश करें कला संस्कृति पढ़ते पढ़ते, लेकिन ध्यान रखें राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, और इस वचनिका को किसने लिखा, जग्गा खिड़िया ने लिखा। और इसमें किस युद्ध का वर्णन है, धर्मत के युद्ध का वर्णन है। और धर्मत कहां है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन मध्य प्रदेश कहां है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। और धर्मत का युद्ध जिसमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी दारा सिखों की ओर से भाग लेने गए, मगर किस्मत ऐसी कि औरंगजेब जीत गया। जसवंत सिंह जी वापस जोधपुर के किले में आए और रानी जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद करा दिए। बाद में मान मनोबल से जसवंत सिंह जी ने जब ये वचन दिया कि अगली बार जीत कर आऊंगा या मर कर आऊंगा, तब किले के दरवाजे खोले गए। विद्यार्थियों, उस धर्मत के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन, धर्मत के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन जिस रचना के अंदर किया गया है, वो रचना है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। और इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था जग्गा खिड़िया ने। इसको किसने लिखा था, जग्गा खिड़िया ने। विद्यार्थियों, राजस्थान का ख्यात साहित्य, विगत साहित्य और वचनिका साहित्य। अब मैं आ रहा हूं चौथी विधा पर। आपको जानकारी हो, चौथी विधा का जब मैं जिक्र करता हूं तो चौथी विधा के रूप में हम लेते हैं वेली साहित्य। जरा ध्यान देना, चौथी विधा के रूप में राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा वेली। मैं एक बात और बता दूं, मेरी इस क्लास के अंदर जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप साथ साथ अगर बने रहेंगे तो आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी नक्शे से पढ़ते, हिस्ट्री कहानियों से पढ़ते, पर आर्ट एंड कल्चर को याद करना बड़ा टेढ़ा काम होता है, और परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आर्ट एंड कल्चर पर आते हैं। ध्यान देना, आपको जानकारी हो, वेली 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 कृष्ण रुक्मणी जी, ये नाम आपने सुना होगा। ऐसा साहित्य जिसमें शासकों की, राजा महाराजाओं की, उनकी वंशावली, उनकी वीरता, उनके इतिहास के साथ साथ प्रेम, स्वामी भक्ति, इन सब का वर्णन भी किया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों, हम ऐसे साहित्यिक ग्रंथों को कहते हैं वेली। ध्यान देना, वेली साहित्य क्या है, वेली साहित्य क्या है विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो। जब मैं वेली साहित्य की बात करता हूं, वेली साहित्य की बात करता हूं, आपको जानकारी हो, वेली साहित्य की बात जब मैं करता हूं, राजस्थान के अंदर ऐसे साहित्यिक ग्रंथ, जरा जानकारी हो, या राजस्थान में ऐसा साहित्य जिसमें राजा महाराजाओं की या शासकों की, राजा कह दो, महाराजा कह दो, सामंत कह दो, शासक कह दो, उनकी
वीरता और इतिहास के साथ साथ, वीरता और इतिहास तो है ही, वीरता और इतिहास तो अपन ने विगत में भी और ख्यात में भी वर्णन करते हैं, मगर वीरता और इतिहास के साथ साथ, वीरता और इतिहास के साथ साथ उनकी प्रेम भावना और स्वामी भक्ति और उनकी वंशावली, इन सब का वर्णन भी किया जावे तो ऐसे साहित्य को हम कहते हैं वेली साहित्य। जरा ध्यान देना, ऐसा साहित्य, ऐसा साहित्य, जरा ध्यान दे, ऐसा साहित्य, आपको जानकारी हो, ऐसा साहित्य जिसमें राजा महाराजा शासक या सामंतों की वीरता और इतिहास के साथ साथ उनकी प्रेम भावना, स्वामी भक्ति और वंशावली का वर्णन भी किया जाए तो विद्यार्थियों ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? ऐसे साहित्य को कहते हैं वेली साहित्य। ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? वेली साहित्य। क्या कहते हैं बताइए? वेली साहित्य। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, और वो है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वो क्या है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। विद्यार्थियों अब देखिए, मैंने लिखा राजा महाराजा शासक सामंत वीरता और इतिहास के साथ प्रेम भावना, बीचों कहीं याद नहीं रहनी तो प्रेम भावना ध्यान रखो। ये बे शब्द आया, एक कृष्ण एक रुक्मणी, तो जब कृष्ण और रुक्मणी दोनों का जिक्र होगा तो प्रेम भावना का जिक्र तो होगा ही ना। तो राजस्थान के राजा महाराजाओं के ऐसे साहित्य जिसमें आपको जानकारी हो राजा महाराजा शासक या सामंतों की वीरता और इतिहास के साथ ही उनकी प्रेम भावना, उनकी प्रेम भावना, उनकी स्वामी भक्ति और उनकी वंशावली का वर्णन हो। विद्यार्थियों आपको जब मैं बात करता हूं समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपको जानकारी हो, जैसे मैंने कहा प्रेम भावना और स्वामी भक्ति और वंशावली का वर्णन हो, और मैंने एग्जाम्पल लिया है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। विद्यार्थियों इस साहित्य में आप शुरू में नाम देखिए क्या है? वेली। जब शुरुआत में वेली है इसका मतलब ये वेली साहित्य का उदाहरण है। और वेली साहित्य में विशेष रूप से शब्द लिखा प्रेम भावना, तो कृष्ण और रुक्मणी आ गए तो आपको याद रह जाएगा प्रेम भावना। वेली कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम भावना। और एक बात ध्यान देना, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़। जब मैं बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करता हूं तो आपको जानकारी हो, बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़, जिनको कहते हैं कि 1570 के अंदर जब अकबर का नागौर दरबार लगा था तो बीकानेर के राव कल्याणमल और बीकानेर के राव कल्याणमल, और आपको जानकारी हो बीकानेर के राव कल्याणमल, उन्होंने अकबर के नागौर दरबार में 1570 में अधीनता स्वीकार कर ली। और जब अकबर के नागौर दरबार में 1570 के अंदर अधीनता स्वीकार की तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अपने पुत्र राय सिंह जी को अकबर की सेवा में छोड़ा। राय सिंह जी को तो बाद में जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया, लेकिन अकबर के नागौर दरबार में जब कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की तो उनका एक और पुत्र था, छोटा बेटा पृथ्वीराज राठौड़, उसको भी अकबर की सेवा में छोड़ा। और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को एक जागीर दी थी, गागरौन की जागीर। और आपको जानकारी हो
उसी गागरोन के किले में ही वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को पूरा किया गया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये कौन सी शैली का ग्रंथ है। ये डिंगल साहित्य का प्रमुख उदाहरण है वेली कृष्ण रुक्मणी। और यहां एक बात और ध्यान देना, ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ है जिसको डॉक्टर LP टेसीटोरी ने क्या कहा था, मैं पहले भी बता चुका हूं, डिंगल का होरेस। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस किसने कहा था? इटली के मशहूर विद्वान डॉक्टर लुईस पिया टेसीटोरी। अगर लुईस पिया टेसीटोरी के बारे में ज्यादा नहीं पता तो बोली और साहित्य का मेरा वीडियो नंबर 2 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डिंगल का होरेस कहा। और बताना चाहूंगा ये पृथ्वीराज राठौड़ जिनके लिखे इस ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को आपको जानकारी हो, वेली कृष्ण रुक्मणी इस ग्रंथ को आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, इस ग्रंथ को अकबर के एक दरबारी दुर्सा आढ़ा ने, अकबर के एक दरबारी थे जिनका नाम था दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी इस ग्रंथ को कहा है 5वां वेद। 5वां वेद ही क्यों? क्योंकि 4 तो वेद है ही ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 18 पुराण है ही, इसलिए 19वां पुराण। विद्यार्थियों ध्यान दें, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा? दुर्सा आढ़ा ने। और वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन थे? बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़। और उन्होंने यह ग्रंथ कौन से किले में पूरा किया? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कौन से किले में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला उनको जागीर के रूप में किसने दिया था? अकबर ने। और अकबर की सेवा में पृथ्वीराज राठौड़ को छोड़ा था 1570 के नागौर दरबार में उनके पिता कल्याणमल ने, इनके बड़े भाई राय सिंह जी को और इनको पृथ्वीराज राठौड़ को। ये तमाम चर्चाएं मैंने की है और आज 4 विधाओं की चर्चा मैं कर चुका हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण विधाएं थी। अगली कड़ी के अंदर कल कुछ और विधाओं के साथ फिर मिलूंगा। लगातार जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।